What's up, you bookish people? All good? Great. तो जो मेरा लास्ट वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा होगा, हाँ ये वाला, ये जो वीडियो है ना, इसमें ना मैंने इंडिया के कुछ अचीवर्स के बारे में बताया था जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया, कुछ बन के दिखाया, कुछ करके दिखाया। सोसाइटी को काफ़ी योगदान मिला था इनसे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक उसी तरीके से आज मैं एक और ऐसे अचीवर के बारे में बात करने जा रहा हूँ आपसे। इस अचीवर ने ना अपनी पूरी ज़िंदगी में बस सिर्फ लोगों का प्यार कमाया, रिस्पेक्ट कमाया, गुडविल कमाया, लेकिन इस एक शख्स की वजह से ना कई सारे लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पर्सपेक्टिव से इन्होंने लोगों को डिसिप्लिन में रहना सिखाया, टाइम मैनेजमेंट सिखाया, कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाया, रिश्ते नाते कैसे निभाने चाहिए ये इन्होंने सिखाया। ही इज़ नन अदर देन डॉक्टर अनिरुद्ध धैर्यधर जोशी, और इन पे ये बुक लिखी गई है, मी पाहिलेला बापू। ये एक ऐसी किताब है ना जो सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक जीवन यात्रा है, एक इंसान से महापुरुष बनने तक का सफ़र। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। तो ये बुक अनिरुद्ध बापू के बारे में, उनके बचपन से लेके स्कूल कॉलेज डेज से लेके उनके मेडिकल प्रैक्टिस के दिनों तक के किस्सों का एक संग्रह है। अभी इसमें ख़ास बात यह है कि ये बुक खुद बापू ने नहीं लिखी, ये उन लोगों ने लिखी है जो उनके जीवन का हिस्सा रहे हैं, जैसे उनके स्कूल के टीचर्स, उनके स्कूल के कुछ फ्रेंड्स, उनके मेडिकल प्रैक्टिशनर वाले कुछ कलीग्स, उनके खुद के कुछ स्टूडेंट्स, उनके कुछ रिलेटिव्स, या एक छोटी सी मुलाकात में उनसे प्रभावित होने वाले कुछ लोग जिन्होंने बापू को एक स्टूडेंट के रूप में देखा, एक मित्र के रूप में महसूस किया और एक अनोखे इंसान के रूप में याद किया। बापू का डिसिप्लिन, उनका दया भाव और समय का सदुपयोग, ये सब तो उनमें बचपन से ही था। छोटी छोटी बातों में उनका बड़प्पन दिख जाता था और बस इसी वजह से हर एक के दिल में उनके लिए एक अलग ही जगह बन गई थी। एक बच्चा जो सभी की तरह दिखता हो लेकिन सोच में सबसे अलग है। जिस टाइम पे कुछ बच्चे मार्क्स के पीछे भाग रहे थे, उस टाइम पे बापू इंसानियत के पीछे भाग रहे थे। ग्रेटनेस वो नहीं होती जो दुनिया को दिखती है, ग्रेटनेस वो होती है जो दुनिया की छोटी छोटी कहानियों में ज़िंदा रह जाती है। इस बुक में टोटल 61 लोगों ने अपने अनुभव दिए हैं। बस उसी में से एक 4-5 अनुभवों का ना मैंने एक ब्लेंड बनाया जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं उनकी स्कूल लाइफ से। बापू की स्कूलिंग परेल के डॉक्टर शिरोडकर स्कूल से हुई है। स्कूल टाइम से ही उन्हें स्कूल के टीचर्स, उनके फ्रेंड्स बापू कहकर ही पुकारते थे। He was an absolutely brilliant student and always a first ranker. उन्होंने अपना फर्स्ट रैंक कभी भी नहीं छोड़ा। He was also a great all-rounder, a perfect all-rounder कह लो आप। स्टडीज़ बोलो, गेम्स बोलो, डांस बोलो, ड्रामा बोलो, सिंगिंग बोलो, मतलब you just name it and he's at the top of everything। जहाँ पे उनका स्कूल था वहाँ पे वर्किंग क्लास के बच्चे बहुत आते थे और काफ़ी बार तो वो बच्चे भूखे पेट ही आते थे, तब बापू अपना टिफ़िन उनके साथ शेयर करते थे। कई दफ़ा तो बापू ने अपने दोस्तों को नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स भी प्रोवाइड कराए हैं। उनकी एक क्लासमेट थी, उसका एक किस्सा है इस बुक में कि उनके स्कूल में एक बार उनके क्लास में क्लास मॉनिटर को हायर करने का सोचा। अब जो सर थे उन्होंने कहा कि इस बार जो कोई भी क्लास मॉनिटर के तौर पे सिलेक्ट किया जाएगा उसको फ़ीस माफ़ी कर दी जाएगी। और क्योंकि बापू एक बहुत ही टॉकेटिव बच्चे थे, इसी वजह से उन्होंने सोचा कि इसी को मॉनिटर बना दें, क्लास में शांति रहेगी, तो उन्हें क्लास मॉनिटर बनाया गया। अब जब फ़ीस माफ़ी की बात आई तब बापू ने कहा कि मेरे फादर एक डॉक्टर है और अगर वो चाहे तो पूरे साल की फ़ीस एक ही टाइम पे भर सकते हैं, इसीलिए इस चीज़ का असली हकदार मैं नहीं हूँ। लेकिन ये जो लड़की यहाँ पे बैठी है उसके पास तो पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, तो इस चीज़ की असली हकदार ये है, तो प्लीज़ फ़ीस माफ़ी जो मुझे मिलनी चाहिए वो इसे दे दी जाए।
बस इसी इंसिडेंट से ना बापू का दया भाव, उनके दोस्तों के प्रति उनका प्यार हमें साफ साफ दिखाई देता है। वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होने की वजह से ना उन्हें कभी भी किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी बापू ग्रुप स्टडीज़ करवाते थे ताकि वो अपने फ्रेंड्स को अच्छे से सिखा सके। बस इन्हीं कुछ अच्छे गुणों के वजह से ना बापू अपने फ्रेंड्स के माता पिता के नज़र में एक विश्वास के पात्र बने। उनकी टीचर, उनका एक किस्सा है इसमें से, वो जब उन्हें ज्योग्राफी पढ़ाती थी तब बापू उन्हें इतने सवाल पूछते कि उनके पास ना जवाब ही नहीं होते। मतलब आज कौन सा मैप लाऊं, कल कौन सा मैप लाऊं, फिर उसमें क्या करना है, फिर ये चंडीगढ़ स्टेट कहाँ पे पड़ता है। एक क्लास 7 का बच्चा क्लास 11 के क्वेश्चन पूछता था और उनकी मैम के पास जवाब ही नहीं होते थे। ज्योग्राफी का लेक्चर स्कूल में मंडे और थर्सडे को होता था, तब वो टीचर संडे और वेनसडे को रात को ठीक से सो भी नहीं पाती इस डर से कि कल अनिरुद्ध मुझसे क्या सवाल पूछेगा। एक्चुअल में वो जो मैम थी वो साइंस और इंग्लिश में उनकी एक्सपर्टीज़ थी, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे कि आप ज्योग्राफी पढ़ाओ, तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद बापू ने रुइया कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज या नायर हॉस्पिटल बोल दो, वहाँ से उन्होंने मेडिसिन पढ़ा। ही इज़ ऑल्सो एन MD डॉक्टर। उन्होंने सिर्फ लोगों की बॉडी नहीं, उनके मन और जीवन का भी इलाज किया। 1985 में उन्होंने नायर हॉस्पिटल क्विट किया और अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट किया परेल में, जिसको उन्होंने दत्तक क्लिनिक का नाम दिया। अब इस क्लिनिक में ना हर एक क्लास के लोग आते थे, वर्किंग क्लास से लेके मिडिल क्लास से लेके हायर क्लास से लेके हर एक टाइप के लोग आते थे, लेकिन बापू हर एक क्लास के लोगों के साथ एक सा ही व्यवहार करते थे। बहुत बार तो वो अपने गरीब पेशेंट से फ़ीस भी नहीं लेते थे, बस कहते थे कि आप मेरी फ़ीस रहने दो, बस दवाइयाँ टाइम पे खाओ। सामने वाला कुछ बोले उसके पहले बापू उनके मन की बात बोल देते थे। कुछ टाइम के लिए बापू दादर के समर्थ व्यायाम मंदिर में कुछ एथलीट्स को फिटनेस पे ज्ञान देने जाते थे, जैसे कि डाइट क्या होना चाहिए, इंजरीज ना हो इसके लिए क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए, कौन से एक्सरसाइज के लिए कैसा फॉर्म मारना है, कितने वेट्स उठाने हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। तो एक बार एक पावर लिफ्टर ने कुछ एक्सरसाइज करते टाइम पे उसके शोल्डर में खिंचाव आया। उसने सोचा कि जब कल डॉक्टर साहब आएंगे तब मैं उनसे दवाई ले लूँगा। जब डॉक्टर आए, वो पहलवान कुछ बोले उसके पहले ही डॉक्टर साहब ने बोल दिया, हाँ भाई तुम्हारे शोल्डर में दर्द है ना, आ जाओ, ये दवाइयाँ खाओ, रात को तेल से मालिश करना, सब ठीक हो जाएगा। वो पहलवान शॉक हो गया, सोच में पड़ गया, यार मैंने कुछ बताया नहीं तब भी ये डॉक्टर ने कैसे पहचाना। कई दफ़ा तो बापू अगर कोई एथलीट ओवर ईटिंग करता ना तब भी उन्हें पकड़ लेते थे, कहते थे कि पिछले हफ्ते आपने बहुत ज़्यादा घी खाया ना, इसके वजह से वेट बढ़ गया है, कंट्रोल करो, लाइक दैट। उसी व्यायाम मंदिर में एक फीमेल एथलीट थी जो अपने स्पोर्ट में बहुत अच्छा करती थी। उसकी मतलब इतना उसका वहाँ पे नाम हो गया था कि वहाँ के कोचेस, वहाँ के बाकी पार्टिसिपेंट्स बस ये कहते कि इस बार तो गोल्ड यही लड़की लाएगी। लेकिन फिर बापू ने कहा हाँ, लेकिन अगर जब वो खेले तब ना, सब सोच में पड़ गए, यार ये डॉक्टर ने ऐसे क्यों कहा, फिर से होगा कुछ ऐसे कह के वहाँ से निकल गए। लेकिन 2 दिन बाद जब वहाँ पे कंपटीशन था, कंपटीशन के पहले फ्लैग मार्च होता है, फ्लैग मार्च करते टाइम पे उस लड़की का पैर एक गड्ढे में गया, उसका घुटना फ्रैक्चर हुआ और वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई। तब फिर सब सोचने लगे, यार ये डॉक्टर ने तो पहले ही प्रेडिक्ट किया था, लेकिन कैसे। आज जो कुछ भी बापू के भक्त उनके अनुभव ले रहे हैं या उनके अनुभव बता देना, वो सारे अनुभव बहुत से लोगों ने उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने के पहले से ही ले रहे थे। बस उस टाइम पे उनके पास आइडिया नहीं था, कुछ क्लू नहीं था कि ये कैसे हो रहा है। आज जब वो एज अ स्पिरिचुअल गुरु बन के दुनिया के सामने आए हैं, तब उन सारे लोगों को उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं कि बापू ऐसा क्यों करते थे। जिस टाइम पे बापू प्रैक्टिस करते थे उस टाइम पे वो मेडिसिन के लेक्चरर भी थे। तो उस टाइम पे उनका एक स्टूडेंट था जिनको बापू ने कहा था कि आप ना आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में जाओ, लेकिन जब मैं बोलूँ तब आपको वहाँ से वापस लौट कर आना है, और जब आप आओगे आपको वहाँ पे सब कुछ बेच के आना है, आपका घर, आपकी गाड़ी, बैंक अकाउंट में 1 पाउंड भी आपको नहीं छोड़ना है।
वो स्टूडेंट 95 में इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। 2006 में बापू ने उन्हें इन्फॉर्म करके कहा कि भाई 2007 से पहले आ जाओ, वरना आ नहीं पाओगे या बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी आने में। उसने स्टूडेंट ने बापू की बात मानी। 2007 मई महीने में वो यूके से लौटा। 2007 अगस्त में वहाँ पे हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ, उसके बाद सब प्राइम क्राइसिस हुए, जिससे काफ़ी सालों तक इंग्लैंड ना उसी में डूबा रहा। घर की वैल्यू अगर मान लो ये इतनी होती, अगर उस वैल्यू से आधे दाम में भी अगर घर बेचते ना, तब भी कोई खरीदने वाला नहीं था। सो दिस इज़ हाउ बापू इज़ ऑलवेज अहेड ऑफ हिज गेम। बापू एक बहुत अच्छे डायरेक्टर भी है, मतलब डायरेक्टर एज इन फिल्म डायरेक्टर कह लो, या अच्छे से नाटक बिठाते हैं, अच्छे एक्टर है, काफ़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं। इस बुक में एक किस्सा है जो मेरे डैड के कॉलेज फ्रेंड है गौरांग वागड़े, उन्होंने दिया है, मैं उन्हें काका कह के बुलाता हूँ। उन्होंने बापू के यहाँ पे आत्मबल का वार्षिक स्नेह सम्मेलन होता है, तो उस स्नेह सम्मेलन में कभी डांस, कभी ड्रामा, कभी सिंगिंग ऐसा होता है। तो एक बार बापू ने खुद एक नाटक बिठाया था जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को एक्टिंग सिखाई थी, स्टेज पे एंट्री कैसे लेनी है, एग्ज़िट कहाँ से लेनी है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, किस सीन में साउंड ड्रॉप होगा, कहाँ पे लाइट्स आने चाहिए। फिर एक एक्टर थे वहाँ पे जो ओल्ड मैन का कैरेक्टर कर रहे थे, जिन्हें डायलॉग्स बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो बापू ने उन्हें सिखाया कि आप टंग को दांतों के पीछे फोल्ड करो और फिर डायलॉग्स बोलो। फिर बैक इन द ईयर 1985 बापू वॉज अ प्राइम स्पॉन्सर ऑफ अ नाटक ग्रुप कॉल्ड द रवि किरण मंडल। बापू का उनके सभी भक्तों के साथ ना एक अलग ही तरीके का नाता है। वो उनके भक्तों को इन एंड आउट पहचानते हैं, उनके सारे सुख दुख उन्हें पता है, उनके सक्सेस और फेलियर्स उन्हें पता है, उनके सारे फियर्स एंड डाउट्स वो अच्छे से जानते हैं। अभी देखो, मेरे लिए तो हर एक बुक ना एक कंटेंट का पीस है, लेकिन इस बुक पे व्लॉग बनाने का सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न ये है कि मैं खुद भी बापू का भक्त हूँ। मैं 2007 से बापू परिवार का हिस्सा हूँ और आज भी हर गुरुवार को मैं बापू के प्रवचन में जाता हूँ, जहाँ पे उसको पितृवचन कहा जाता है। एक बार ऐसे ही एक गुरुवार को पितृवचन अटेंड करके मैंने बापू के दर्शन लिए, और जब मैं वहाँ से निकला, मैं बाइक से ट्रैवल करता था उस टाइम पे, तो जब मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे मेरे को ऐसे ही एक थॉट आया कि क्या बापू को बचपन से ही पता था कि वो आगे जाके द बापू यानी कि द अनिरुद्ध बापू एक स्पिरिचुअल गुरु के हिसाब से दुनिया के सामने आएंगे। ऐसे एक थॉट आया, या क्या उनका कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि कभी कभार या मैक्सिमम ऑफ टाइम जब हम सोते हैं उस टाइम पे हम जब डीप स्लीप में होते हैं ना, हमारा आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकलकर हमारे पूर्वजों से बातें करता है, भगवान से बातें करता है। तो क्या वो टाइम पे सोल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? एक्चुअल में मेरी जो नेक्स्ट बुक है ना वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, अभी अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या उनका कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एक्चुअल में जब मैंने ये बुक पढ़ी ना, मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए। उनका कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। ही इज़ बॉर्न दिस वे, बॉर्न टू सर्व पीपल, एंड ही इज़ सर्विंग हिज पर्पस, and he has saved many people from downfalls, deadly diseases, shaped up many careers, saved people's life from accidents and near death experiences as well. अगर आपको ये सब झूठ लग रहा हो ना, तो किसी दिन गुरुवार को बैंड्रा के न्यू इंग्लिश स्कूल में शाम को 7 बजे आके देखना। बापू के दर्शन होते ही लोगों की आंखों से जो आंसुओं की धाराएं बहती है ना, वो इसी बात का प्रूफ देती है। He is God wearing a human suit, and that is the only reason why he is audible and visible. ओम मनस सामर्थ्य दाता श्री अनिरुद्धाय नमः। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने बापू को बस एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में देखा होगा, तो ये बुक पढ़ने के बाद आप उन्हें एक फ्रेंड, एक गाइड, एक रोल मॉडल के रूप में भी महसूस करोगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो के लिंक्स दूंगा, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सो दिस वाज इट। अगर आप नए हो तो चैनल बुकिश बॉय को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप पुराने हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड कमेंट।
मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ. Until then, stay happy, stay cool, keep reading, and I'll see you in the next chapter. Signing out, Tejas Lad.